एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू सेकेंड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGS 183। इस बुक का नाम हमारा है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ फॉर एग्जाम। तो क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली सभी स्टूडेंट समझना। एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन क्वेश्चन को मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगी। और सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक भी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मैं आंसर्स भी यहाँ पे समझा दूंगी कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, किसके क्या आंसर होगा, किस तरीके से लिखना होगा, ये हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे मेरे आपके सामने आंसर्स लिखे हुए नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको आंसर्स लिखे हुए चाहिए, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हो और अच्छे से एक्सप्लेन हो, ऐसे अगर वीडियो को चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पहले ही बताएं कि आप मैम आंसर्स के साथ वीडियोस लेके आइए, जिससे कि आपको और अच्छे से इजी वे में तैयारी हो जाए। तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं वीडियो के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी और उसके आंसर्स को भी समझाऊंगी किस तरीके से लिखना है। एंड इसके बाद आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट तो करोगे ही आप, और जब वीडियो आएगी तो उससे और अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आप सभी के कमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर आप सभी के कमेंट आएंगे तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एक दो कमेंट से कुछ नहीं होता। अगर आप सभी के कमेंट आएंगे, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सभी को आंसर्स की वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट के पास पहुँचेगा जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, सारे स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट को नीड होगी वो कमेंट जरूर करेंगे हमें, और जिसको भी जरूरत होगी वो कमेंट करेंगे, और कमेंट को देखकर ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। तो देखिए, ये आपको पता है कि जो बुक का नाम हमारा क्या है, राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। ये जो स्किल्स होती है हमारी, कौन कौन सी स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल्स होती है, रीडिंग स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है, स्टडी स्किल्स। तो यहाँ पे दो स्किल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक राइटिंग स्किल्स और दूसरा स्टडी स्किल्स। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सब उसी से रिलेटेड ही दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेटेजी है जिससे हम यूज करके, यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी को हम यूज करके क्रिटिकल रीडर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज करोगे तो आप एक क्रिटिकल रीडर बन सकते हो। यू वुड, क्या लिखा है यहाँ पे, वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर, यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। ठीक है, तो मैं क्रिटिकल रीडर बन सकते हो। तो उन सभी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अब स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता देती हूँ, एंड साथ के साथ आपको आंसर लिखने का तरीका भी बता देती हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, और ये आएंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आने वाले। तो देखिए, अगर देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के होगा आपका, ये मैं सोच रहा कि क्वेश्चन जैसा मैंने लिख रखा है बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कॉपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कोई एग्जाम के होल से अच्छे से क्वेश्चन चीटिंग करके लेके आके मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा नहीं रही हूँ। मुझे इतना पता है कि एग्जाम में हर साल कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। लेकिन उसी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, घुमा के दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा, बट वो क्वेश्चन घुमाया होगा। तो समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी टू बी अ क्रिटिकल रीडर, इसको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको ना क्रिटिकल रीडिंग के बारे में लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिटिकल रीडर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल रीडिंग समझना है कि क्रिटिकल रीडर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग। तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे कि क्रिटिकल रीडिंग है क्या। मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल रीडिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ को रीडिंग कर रहे हैं और गहराई से कर रहे हैं, कि डीपली रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेटिव रीडिंग कर रहे हैं, वो हमारा क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है। क्रिटिकल रीडिंग इज अ पावरफुल टूल्स, क्रिटिकल रीडिंग एक पावरफुल टूल्स है फॉर डेवलपिंग द नेसेसरी मेंटल एट्रीब्यूट ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। यानी कि ये ना, क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए आप क्रिटिकल रीडिंग करना होगा आपको, अच्छा सोचने के। देखो, क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल रीडर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ जाओ, दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप क्रिटिकली पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा।
और अगर आप क्रिटिकली थिंकर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्रिटिकली रीडिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ना भी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सोच पाओगे। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने हिंदी में वर्ड सुन रखा होगा पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, चलिए, तो देखिए ये हमारा क्रिटिकल रीडिंग होता है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं ना तो हमारा क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है। अब उसके क्रिटिकल रीडर बनने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हो, जिसको यूज करके आप क्रिटिकल रीडिंग कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल ना आपके सामने, वैसे तो बुक्स में बहुत सारी स्ट्रेटेजी गिवन है, लेकिन मैं 7 स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी है एनोटेटिंग। आप बुक भी खोल के देख लेना, बुक में भी क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है एनोटेटिंग, सबसे पहला पॉइंट है, पहला स्ट्रेटेजी एनोटेटिंग। सेकंड है आपका, सेकंड स्ट्रेटेजी है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। थर्ड स्ट्रेटेजी है पैराफ्रेजिंग। फोर्थ स्ट्रेटेजी है आउटलाइनिंग। एंड फिफ्थ स्ट्रेटेजी आपका है समराइजिंग। एंड सिक्स स्ट्रेटेजी आपका है यहाँ पे एक्सप्लोरिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। ओके, एंड 7 लास्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी जो है एक्सप्लोरिंग नहीं, आपका है आपको 6 मैंने बताया है एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका है 6। एंड 7th में आपको बताऊंगी इवैल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये टोटल 7 स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, और 7 स्ट्रेटेजी को मैं एक एक थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन कर देती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ जाओ। तो देखो, एनोटेटिंग जो होता है सबसे पहला स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हो ना, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के दौरान आपको, यानी कि रीडिंग के टाइम पे वाइल रीडिंग, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड डू अंडरलाइन, आपको अंडरलाइन करना चाहिए। यू शुड अंडरलाइन द ऑल टेक्स्ट, नॉट ऑल टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते रहना चाहिए। ये आपका एनोटेटिंग के अंदर में आता है। साथ के साथ इसके अंदर में क्या आता है, सपोज आप रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करने के टाइम पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, उसे आपने अंडरलाइन कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिला तो उसे आपने सर्कल कर दिया। ठीक है, सर्कल, तो ये सब आपका एनोटेटिंग के अंदर में आता है, सर्कल करना। इसके बाद आप कुछ सर्कल कर सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो, यानी कि कमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि आपने कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लाइन आपने पढ़ा, उसके उस लाइन पे आप कमेंट करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, तो वो आपका क्या होगा, एनोटेटिंग के अंदर में आएगा, कमेंट करना। या फिर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका एनोटेटिंग के अंदर आएगा। तो ये सब चीज़ एनोटेटिंग के अंदर में आता है। अब हम देखेंगे कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्या होता है। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, जब भी आप किसी भी चीज़ को रीड आउट करते हो अच्छे से, तो उस टाइम पे ना आपको कॉन्टेक्चुअलाइजिंग को भी माइंड में रखना होता है। अब किस तरीके से रखना होता है, देखो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग में ना ये बताया गया है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे कॉन्टेक्चुअलाइजिंग को भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में रीड आउट कर रहे हो तो पता चल जाएगा इंग्लिश में, बट देखिए इंग्लिश में भी एक अलग अलग लैंग्वेज होता है, यानी कि इंग्लिश का लिटरेचर भी डिफरेंट होता है। अमेरिकन लिटरेचर अलग होता है, ब्रिटिश लिटरेचर अलग होता है, इंडियन लिटरेचर अलग होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सभी लिटरेचर अलग होता है, यानी कि लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो देखिए इसी के बारे में बोला गया है यहाँ पे कि जो लिटरेचर होता है ना, यानी कि लैंग्वेज को भी आपको माइंड में रखना होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा ही नहीं, वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा ही नहीं। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने आता है। दूसरा जो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग में होता है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग के अंदर ही 3 आता है, 3 क्वेश्चन आपके माइंड में। सबसे पहला, जो भी आप रीड आउट कर रहे हो वो लैंग्वेज आपके पल्ले पड़ रहा है नहीं, यानी कि आपको आप समझ पा रहे हो नहीं, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसके बारे में पहले से कितनी नॉलेज है आपको। ठीक है, ये चीज़ पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है तीसरा, उसका इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसका क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ा। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, ये चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये कॉन्टेक्चुअलाइजिंग के अंदर आता है। अब देखिए पैराफ्रेजिंग के अंदर देखें तो पैराफ्रेजिंग होता है सिंपली विदाउट चेंजिंग एनी इन्फॉर्मेशन। पैराफ्रेजिंग होता है जैसे कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे आप क्या करोगे, उसे पैराफ्रेज करोगे, यानी कि खुद की लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करोगे। यानी कि आपने जो भी पढ़ा, आप पैराफ्रेजिंग ट्रांसलेट्स इन द आइडिया इन अ सोर्स इनटू योर ओन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि कीप इन ऑल द डिटेल्स इन द, और देखिए इसमें बताया गया है ओरिजिन सोर्स,
देखिए पैराफ्रेजिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो पैराफ्रेजिंग होता है ना, सपोज आपने कोई भी चीज़ उसे रीड आउट किया, उसे पढ़ने के बाद आप उसे खुद की वर्ड में ऑन वर्ड्स ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, अपने वर्ड में उसे ट्रांसफ़र करोगे और उसे फिर बोलोगे, ठीक है, अपनी बातों में, यानी कि अपनी लैंग्वेज में उसे आप बताओगे। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है, इसमें आप ना जो भी चीज़ आप पढ़ के खुद की लैंग्वेज में बोलते हो वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना होता है, ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वर्ड, ओके। यानी कि इस लाइन को आप ध्यान में रखना अपने, कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो चीज़, सपोज जो भी चीज़ आपने पढ़ा, सबसे पहले आप रीडिंग किए, अब रीडिंग करने के बाद आप दूसरे को बता रहे हो तो अपने वर्ड में बता रहे हो, बट आप बता तो रहे हो बट उसे इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना, आपको सेम बताना बट अपनी लैंग्वेज में बताना है। समझ में आया? तो ये आना चाहिए आपको, इसी को हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग वर्ड से ही आप समझ गए होगे, जब भी आप पढ़ते हो ना, कोई भी चीज़ रीड आउट कर रहे हो तो उसे आप आउटलाइनिंग करते हो चलते हो। अब देखिए आउटलाइनिंग और अंडरलाइनिंग आपको सेम दिखेगा, आउटलाइन और अंडरलाइन। तो देखिए आउटलाइन और अंडरलाइन में डिफरेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो आउटलाइन होता है, जब भी आप किसी पैराग्राफ को रीड कर रहे हो तो ये जो होता है ना, ये होता है आउटलाइन, यानी कि ये जो फॉर्मल वर्ड है इसको हमने आउटलाइन कर दिया, ठीक है। और अंडरलाइन क्या होता है, यानी कि इस वर्ड के नीचे नीचे अंडरलाइन करना, इस वर्ड के अंडर में लाइन करना, ये अंडरलाइन होता है। तो देखिए अंडरलाइनिंग हमारा किस में आता है, एनोटेटिंग में आता है, लेकिन आउटलाइनिंग हमारा एक इम्पोर्टेंट है जो कि अलग से स्ट्रेटेजी बनाया गया है, ठीक है। तो ये अलग से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आउटलाइनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समराइजिंग, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है हमारा, समराइजिंग। समराइजिंग भी आपको वर्ड से समझ में आ गया होगा, यानी कि जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी सारा को समराइज करके आप उसे समराइज, यानी कि एक उससे क्या करोगे, छोटे फॉर्म में बना के उसे समराइज करके आप उसे बताओगे, ठीक है। एक पैराफ्रेजिंग अलग होता है, समराइजिंग अलग होता है। पैराफ्रेजिंग होता है किसी पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज कर रहे हो, यानी कि खुद की लैंग्वेज में बता रहे हो बट वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो, ठीक है। एंड समराइजिंग होता है आप ऑल इन्फॉर्मेशन को समराइज करके बताना, ठीक है, ये होता है। बाकी दोनों में थोड़ा थोड़ा सेम होता है, बाकी डिफरेंट ये होता है कि वो छोटे फॉर्म में होता है, बड़े फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रेटजी है वो है एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या है, एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज। इसमें है आपका कि सपोज जब भी आप ना कोई भी चीज़ रीड आउट कर रहे हो, तो जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब मैं बता दूं, फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर नाउन बोल सकते हो, उससे हम एक लैंग्वेज में बात करना। देखो मैं एक बता देती हूँ, मान लो ये है, देखिए आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसका मतलब क्या है आप बताइए, आप खुद ही सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट राइट, सॉरी, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट एंड राइट, राइट। लेफ्ट राइट के लिए हम ये डायरेक्शन इस चिन्ह का यूज करते हैं ना, इस ये एक सिंबल है, ठीक है, तो इसी को हम फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ये हो गया फिगरेटिव लैंग्वेज। या तो हम इस वाले एरो का यूज करेंगे, यानी कि हमें सीधा जाना है, इधर अगर इस वाले एरो का यूज करेंगे तो लेफ्ट या राइट जाना है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज है। इसके बाद हम ले सकते हैं किसी डॉग को, मान लो ये डॉग है, ठीक है, डॉग, किसी भी एनिमल को ले लो, या फिर आप ले लो मंकी को ले लो, या फिर किसी भी एनिमल को लो, ठीक है। तो देखो किसी भी एनिमल को आप लोगे तो आपने सुना होगा कि आपने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे हम एक इंसान को बोलते हैं बंदर से कंपेयर करके, तो वहीं पे एक फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। इसी को फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम किसी इंसान को किसी जानवर से कंपेयर करें या जानवर को किसी इंसान से कंपेयर करें तो क्या होता है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाता है। आपने सुना होगा हम इंसान को गधा भी बोलते हैं, कि मतलब गधे को क्या समझ आएगा ऐसा, ठीक है, मैं बता रही हूँ। तो ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया, यानी कि हम इंसान को जानवर से कंपेयर करके यहाँ पे होगा। तो जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करके या फिर हम किसी चीज़ को किसी की जगह रख के हम कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वही हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाता है। तो यही हमें रीडिंग के टाइम पे समझना होता है। और एज अ राइटर, जब हम थिंकर, जब एज अ हम क्रिटिकली रीडर बनेंगे हम,
ठीक है, या क्रिटिकली थिंकर, तो उसमें भी हम क्या करना होता है, एज अ राइटर हमें क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज का। चलिए लास्ट आपका इसमें है, लास्ट आपका है इवेल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि जिस भी टॉपिक पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप जिस भी टॉपिक पे अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो उस टॉपिक पे एक आर्ग्यूमेंट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक आप रीड आउट कर रहे हो, तो वो टॉपिक आपको ना गलत लगा कि इसमें सारी लाइन गलत है, तो उसका आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तभी आप किसी के बारे में आवाज़ उठा पाओगे, नहीं है तो आप नहीं उठा पाओगे। तो वही चीज़ इसमें बताई गई। तो चलिए टोटल 7 स्ट्रेटेजी था जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे है नहीं रिटर्न में, लेकिन सब मेरे पास है। अगर आपको चाहिए आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए साथ के साथ आंसर्स लेके आऊँ आपके लिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बताइए एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है फॉर्मल लेटर फॉर लीव एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे ना फॉर्मल लेटर दे रखा है जो कि आपका आ सकता है एग्जाम में, कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा, लेकिन मोस्टली में देखा जाता है कि जो आता है आपका फॉर्मल लेटर वो कॉलेज या किसी लाइब्रेरी से रिलेटेड ही आएगा आपका। ठीक है, किसी फैसिलिटी से रिलेटेड। तो जैसा भी लेटर आए उसका पूरा परफेक्ट कंप्लीट फॉर्मेट है मेरे पास, जो कि आपके कमेंट के बाद ही मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आ सकती हूँ। तो कंप्लीट फॉर्मेट है मेरे पास। तो उस फॉर्मेट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको चाहिए तो किस तरीके से लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेटर जरूर आएगा एग्जाम में, ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ गैदरिंग स्किल्स, हाउ डू दे हेल्प अस टू बिकम अ बेटर लर्नर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ गैदरिंग स्किल्स, यानी कि आप गैदरिंग स्किल से क्या समझते हो। ठीक है, एंड हाउ डू दे हेल्प अस टू बिकम अ बेटर लर्नर, ये किस तरीके से हेल्प करते हैं एक बेटर लर्नर बनने में। ठीक है, गैदरिंग स्किल्स क्या है और किस तरीके से हेल्प करता है एक बेटर लर्नर बनने के लिए, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैदरिंग स्किल्स ना एक सब स्किल्स है। ठीक है, स्टडी स्किल्स का सब स्किल्स है ये। तो चलिए मैं आपको गैदरिंग स्किल्स के बारे में समझाती हूँ थोड़ा बहुत। तो देखिए गैदरिंग स्किल्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सब स्किल्स है स्टडी स्किल्स का। ठीक है, स्टडी स्किल्स क्या है, तो आप बोलोगे स्टडी स्किल्स क्या है। तो देखिए जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा ना गैदरिंग स्किल्स के बारे में या स्टडी स्किल्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको ना स्टडी स्किल्स का डेफिनेशन लिखना होगा। स्टडी स्किल्स के बारे में आपको बता दूँ, स्टडी स्किल्स क्या है। स्टडी स्किल्स मे बी डिफाइंड एज अ स्किल्स दैट हेल्प अस लर्नर टू दैट हेल्प लर्नर्स टू स्टडी मोर इफिशेंटली, यानी कि जो लर्नर्स होते हैं उसके किसको, उसकी स्टडी को ना, उसकी लर्नर्स की स्टडी को मोर इफिशेंटली बनाने के लिए स्टडी स्किल्स हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप स्टडी स्किल्स सीख लोगे, आपके अंदर ये स्टडी स्किल्स है, अगर स्टडी स्किल डेवलप हो गया तो जो लर्नर्स होंगे, अगर आप लर्नर हो और आप सीख लिए स्टडी स्किल्स को, तो आपकी स्टडी और इफिशेंटली हो जाएगी, यानी कि इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टडी स्किल्स को लर्न करना होगा। स्टडी स्किल्स के ना कुछ पार्ट्स सब स्किल्स होते हैं जो कि मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए, तो स्टडी स्किल्स का ही कुछ सब स्किल्स होता है, उसी में से गैदरिंग स्किल्स होता है जो कि इसमें पूछा गया है। तो गैदरिंग स्किल्स क्या है, गैदरिंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस स्किल्स। मतलब समझे आप, जो गैदरिंग स्किल्स है वो इस गैदरिंग स्किल्स के अलावा वो किसके नाम से जाने जाते हैं, रेफरेंस स्किल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, दैट अनेबल द लर्नर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन एज क्विकली एंड पॉसिबल, यानी कि जो जो रेफरेंस स्किल्स होता है वो किस तरीके से वो लर्नर्स को ना एबल बनाता है, लर्नर्स को एबल बनाता है कि गैदर करने में किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट, क्विकली एंड पॉसिबल, यानी कि लर्नर्स को पॉसिबल बनाता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्विकली क्या करें, इंफॉर्मेशन को गैदर कर ले, यानी कि ऑब्जर्व कर ले, अपने पास गैदर कर ले एंड ले ले। ओके, तो ये होता है इस गैदरिंग स्किल्स में। इसके साथ साथ ना जो गैदरिंग स्किल्स है इसके भी कुछ स्किल्स होते हैं। तो देखिए यानी कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। इसमें बताया गया है यूज ऑफ डिक्शनरी, यूज ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि डिक्शनरी का यूज करके भी और लाइब्रेरी का यूज करके भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ओके, ये है इसमें बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट टू सब स्किल्स, यानी कि इसके भी दो, गैदरिंग स्किल्स के भी दो सब स्किल्स होते हैं, गैदरिंग स्किल्स के भी दो सब स्किल्स होते हैं, जो कि होता है स्कीमिंग और स्कैनिंग। ओके, इसी के अंदर होता है गैदरिंग स्किल्स के अंदर में। तो ये सब बताया गया, इसी के बारे में आपको डिफाइन करना होगा।
चलिए आंसर्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हर एक क्वेश्चन में आपको यही बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ये हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना आ सकता है कि आप इस टॉपिक पे रिपोर्ट राइटिंग लिखो, क्या मूवमेंट है, क्या इवेंट है, किस इवेंट पे आपको लिखना है। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ना, टू टाइप्स के होते हैं मोस्टली। एक होता है न्यूज़पेपर वाला रिपोर्ट राइटिंग, और एक आपका होता है मैगज़ीन वाला। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर वाला होता है वो किस तरीके का होता है और मैगज़ीन वाला किस तरीके का होता है, तो ये ध्यान रखना। तो देखिए, जो एक होता है न्यूज़पेपर वाला और एक होता है मैगज़ीन वाला। तो मैगज़ीन वाले को मैगज़ीन वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव वाला। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर वाले को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। ये याद रखना। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। अब न्यूज़पेपर वाले को हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं और मैगज़ीन वाले को हम पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनना। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो मोस्टली किस में आता है, वो आता है न्यूज़पेपर में। और कोई भी इवेंट होता है अच्छा सा, तो वो मोस्टली किस में आता है, न्यूज़पेपर में भी आता तो है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मैगज़ीन में आता है। तो इसलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोला गया है। ओके, तो आपके एग्ज़ाम में जो मोस्टली आते हैं ना, वो आते हैं, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो आपके आते हैं पॉजिटिव वाले, यानी कि किसी भी इवेंट से रिलेटेड मैगज़ीन में आने वाले, छपने वाले। ठीक है, और अगर आपके न्यूज़पेपर वाले आ गए तो आप तब भी उसी तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लोगे। तो देखिए, मैं कुछ फॉर्मेट बता देती हूँ जिसका यूज करके आप एक रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट तैयार कर सकते हो। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के टाइम पे सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि कॉलम। ओके, कॉलम। उसके बाद ना सबसे बीच में आप रिपोर्ट लिखोगे। रिपोर्ट की स्पेलिंग REPORT, रिपोर्ट। ठीक है, समझ जाना है यहाँ पे घस। ओके, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप रिपोर्ट की स्पेलिंग लिखोगे। वेट, ये आपने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे आपने रिपोर्ट लिखा। उसके बाद आप रिपोर्ट लिखने के बाद हेडिंग लिखोगे। जो भी हेडिंग है, हेडिंग का मतलब होता है कि किस टॉपिक पे है, सब्जेक्ट। ओके, किस टॉपिक पे आपका रिपोर्ट राइटिंग है, तो वो हेडिंग लिखोगे। उसके बाद नीचे लिखोगे रिपोर्टेड बाय। ठीक है, ये ऐसे बीच में लिखना है। ये तीनों लिखा आपने, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए, जो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग हो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या क्या लिखना है यहाँ पे ये भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, ये जो लाइन होगी, इस लाइन में लिखनी क्या है, तो स्टार्टिंग में ना आपको इवेंट लिखना है। जो भी इवेंट है उस इवेंट को आप लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कोई भी इवेंट मान लो, ठीक है, उस इवेंट को फिर लिखोगे वॉज ऑर्गेनाइज बाय। अब जिसके थ्रू ऑर्गेनाइज, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया उसका नाम लिखोगे। एट इन, यानी कि कहाँ पे हुआ है, एट या इनमें से कोई एक यूज करोगे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, फिर वो प्लेस लिखोगे एंड फिर डेट लिखोगे आप। फिर डेट लिखने के बाद इसी में लिखना है आपको, पैराग्राफ में ही। यानी कि ये जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया है, देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो मैंने अभी, ये जितने भी पैराग्राफ यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं, ये रफ करके एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये जो मैंने आपको ये तो बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जितने ही पैराग्राफ बताए ना, इसी पैराग्राफ में ही लिखना है आपको जो मैं बता रही हूँ। पहले इवेंट का नाम लिखोगे, इवेंट लिख के फिर लिखोगे इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, फिर नेम लिखोगे, फिर इन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, फिर आप उसके बाद लिखोगे डेट लिखोगे, फिर लिखोगे एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन वेरी हैप्पीली एंड एक्साइटेड विद कंट्रीब्यूटेड इन द इवेंट, यानी कि सभी ने बहुत अच्छे से एक्साइटेड होके इवेंट में क्या किया, पार्टिसिपेटेड किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, उसके बाद लिखोगे इन इवेंट, इवेंट लिखोगे, फिर इवेंट का नाम लिख दोगे। फिर वैरायटी एट आइटम्स लाइक, आप वहाँ पे लिखोगे कौन कौन सी वैरायटी के आइटम्स थे वहाँ पे, फिर वो सब नेम लिखोगे। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, लिखना है। लाइक आप उसका नेम भी लिख सकते हो, यानी कि वहाँ पे कौन कौन से आइटम्स आपने देखे उस प्रोग्राम के अंदर, तो उस आइटम्स को लिख दोगे। ठीक है, क्या क्या आपने देखा फंक्शन वगैरह में। फिर उसके बाद आप लिखो अपार्ट फ्रॉम दिस वी गोट टू सी डिफरेंट थिंग्स इन द प्रोग्राम, यानी कि इसके अलावा मैंने बहुत कुछ देखा प्रोग्राम के अंदर। फिर उसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, यानी कि क्या क्या चीज़ आपने देखा। ठीक है, इन प्रोग्राम में वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, यानी कि जो चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए थे काफ़ी, बहुत से मतलब चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे किसमें, प्रोग्राम के अंदर। फिर आप लिख सकते हो द प्रोग्राम कंडक्टेड विद वर्ड्स, यानी कि जो मान लो जो भी चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने क्या किया, अपने वर्ड्स में प्रोग्राम को कंडक्ट किया और अच्छे से मतलब अपने वर्ड में, अपने शब्दों में
क्या किया, अपने एक्सपीरियंस को बताए, सब चीज़ करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, प्रोग्राम की तारीफ़ करते हुए, प्रोग्राम की एंडिंग की किसने, चीफ गेस्ट ने, या फिर सबने अपने अपने शब्द बोले। आप ये भी लिख सकते हो, अपने अपने वर्ड्स को बोले। तो ये सब आप अगर इवेंट से रिलेटेड आपका रिपोर्ट राइटिंग आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी आप रिटर्न वे में आंसर्स को लेने के लिए कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फ्राइट कंपोजिशन। कंपोजिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के। कंपोजिशन राइटिंग भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कंपोजिशन की ना मैं कुछ फॉर्मेट बता देती हूँ। इसकी कोई फिक्स लाइन तो मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें। चलिए ठीक है। तो देखिए जो कंपोजिशन होता है उसकी अगर मैं बोलूँ किस तरीके से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आपको ना हेडिंग लिखना होता है। सबसे स्टार्टिंग में हेडिंग लिखोगे, 3 से 6 लाइन में आप हेडिंग लिखोगे, ओके, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आपका कंपोजिशन आया हुआ है उस टॉपिक पे आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, यानी कि उसके बारे में लिखोगे थोड़ा बहुत। फिर मेन बॉडी या फिर कंटेंट लिखोगे। तो मेन बॉडी में आप ना 2 तरीके से लिख सकते हो कंपोजिशन में, पॉजिटिव एंगल भी, नेगेटिव एंगल भी। यानी कि जो भी टॉपिक आपका आया हुआ है ना कंपोजिशन का, तो उस टॉपिक का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पार्ट्स लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका कंक्लूजन होता है, जो कि पूरा ओवरऑल जितना भी आपने लिखा है इंट्रो में या फिर मेन बॉडी में, उन सभी का निचोड़ आपका होगा कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में आप लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी डाल सकते हो उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका होता है कंपोजिशन राइटिंग। तो ये एक राइटिंग वे है। ऐसे राइटिंग भी उसी तरीके से लिखा जाएगा, कंपोजिशन राइटिंग। ऐसे राइटिंग का भी यही एक फॉर्मेट है कि किसी भी टॉपिक पे आपका ऐसे राइटिंग आएगा ना, तो सबसे पहले इंट्रो लिखना, उसका पहले हेडिंग लिख देना, फिर इंट्रो लिख देना, इंट्रो लिखने के बाद फिर मेन बॉडी लिख लोगे, फिर मेन बॉडी के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिख लोगे। ये भी सेम है। अब चलिए अब हम चलते हैं नोट टेकिंग मेथड। नोट टेकिंग मेथड क्या होता है? आप सभी ने स्कूल टाइम से सुन रखा होगा नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग तो सुना होगा, लेकिन नोट टेकिंग मेथड नहीं सुना होगा। तो देखिए नोट टेकिंग और नोट मेकिंग मेथड में मैं आज आपको डिफरेंट बता देती हूँ। जो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग मेथड होता है, होता तो दोनों सेम ही है, ठीक है। ये होता सेम, दोनों सेम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रही है, ओके, ये कोई टीचर पढ़ा रही है और ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अभी सारे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है। तो देखिए टीचर अभी पढ़ा रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। ये अभी लिख नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं और ये दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को टीचर दे रही है और ये सभी बच्चे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, ओके। तो फिर क्या हो रहा है, ये बच्चे नोट टेकिंग कर रहे हैं। यानी कि नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट नोट, कोई भी नोट, और टेकिंग का मतलब होता है लेना, ठीक है। टेकिंग का मतलब होता है लेना। तो जब इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो वो नोट टेकिंग कहलाता है, ओके। और मेकिंग क्या होता है, सपोज ये टीचर जो थी, इन्होंने तो पढ़ा के ये चली गई, ठीक है। टीचर चली गई और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। टीचर चली गई, टीचर ने कहा कि जब मैं चली जाऊँगी तब आप अपने नोट्स बनाना, अभी मेरे सामने पढ़ो, मेरे सामने सिर्फ सुनना है, आपको बनाना नहीं है। तो जैसे ही टीचर चली गई अब उधर, ठीक है। अब बच्चे तो अकेले हैं रूम में। अब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल के नोट बनाना स्टार्ट करने लगे। अभी नोट मेकिंग कर रहे हैं। मेकिंग का मतलब होता है बनाना। तो आप डिफरेंट समझ गए होंगे नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मेथड को पूछा गया है, नोट टेकिंग मेथड आपको समझाना है। तो वाइल टीचिंग आप क्या करते हो, यानी कि जब टीचर पढ़ाती है उस टाइम पे आप क्या करते हो, टीचर के पढ़ाने के दौरान आप नोट टेकिंग करते हो, इन्फॉर्मेशन को लेते हो। यहाँ पे अगर कोई मेरी वीडियो सुन के अगर सुन रहा है, सिर्फ समझ रहा है, तो वो नोट टेकिंग कर रहा है। अगर कोई मेरी वीडियो सुनने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहा है, तो वो क्या होगा, नोट मेकिंग हो गया, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप नोट टेकिंग कर रहे हो या नोट मेकिंग कर रहे हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। होमोनिम्स होमोफोन्स, होमोनिम्स होमोफोन्स होमोग्राफ, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है होमोनिम्स, और आगे मैंने इसके आगे ये वाले क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, होमोफोन्स होमोग्राफ होमोनिम्स। तो एक ही साथ समझ लेंगे, ठीक है। ये अभी छोड़ो, आगे भी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज स्टडी स्किल्स एंड व्हाई डू स्टूडेंट नीड ट्रेनिंग इन स्टडी स्किल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी स्किल्स है क्या और किस तरीके से स्टूडेंट को क्यों ज़रूरत है स्टडी स्किल्स में ट्रेनिंग लेने की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर्स के लिए तो आप हमें कमेंट करें, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज होमोनिम्स होमोफोन्स होमोग्राफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है होमोनिम्स होमोफोन होमोग्राफ में क्या डिफरेंट है या फिर ये क्या है, और इसे एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा एग्जाम में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना सभी। तो देखिए सबसे पहले ना मैं आपको होमोफोन समझाती हूँ। इसके ऊपर मेरी शॉर्ट वीडियोस अपलोड है, वैसे मैं एक एक की वीडियोस ला रही हूँ। होमोफोन्स होमोनिम्स होमोग्राफ्स सबकी वीडियोस मैं मेरी हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो देखिए होमोफोन क्या होता है, आप ये एक वर्ड होता है, ठीक है। वर्ड को हम कंपेयर करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे दूसरा वर्ड है। अब इन दोनों वर्ड के बीच में हम कंपेयर करते हैं, और तीन चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड, तीन चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी दो वर्ड के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। मान लो कोई फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेकेंड वर्ड लिखा है, इन दोनों के बीच में हम क्या करें, डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहला होगा स्पेलिंग का, ध्यान देना सभी, मैं बता दूंगी तीनों को, स्पेलिंग का। दूसरा डिफरेंस होगा आपका साउंड का, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। तीसरा डिफरेंट होगा मीनिंग का, ओके, मीनिंग का। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, किसी भी वर्ड को लेती हूँ मैं, पहले हम होमोफोन्स समझेंगे, ठीक है। तो होमोफोन्स के लिए मैं वर्ड लेती हूँ, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है, जिस भी वर्ड में हमारा साउंड सेम होता है। फ़ोन का मतलब क्या होता है, साउंड। आप होमो और फ़ोन आ रहा है, होमो का मतलब सेम, फ़ोन का मतलब साउंड, यानी कि फ़ोन पे हम साउंड सुनते हैं। तो जिस भी वर्ड में हमारा साउंड सेम होता है, जिस दो वर्ड में साउंड सेम हो, बाकी स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग डिफरेंट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोफोन्स। इसमें से कौन से वर्ड हो सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम ले सकते हैं SON सन, SUN सन। अब देखिए दोनों को हम सन सन ही बोलते हैं, बट स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है ना। तो ये हमारा होमोफोन्स कहलाएगा। एक सन का मतलब होता है बेटा, एक सन का मतलब होता है सूरज। तो बताइए दोनों कितना फ़र्क है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा होमोफोन्स हो गया। अब हम समझेंगे किसको, होमोनिम्स को नहीं समझेंगे, होमोग्राफ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए होमोग्राफ, होमोग्राफ क्या होता है, होमोग्राफ होता है जब भी जिसकी ग्राफ का मतलब क्या था, होमो का मतलब तो सेम हो गया, ठीक है, होमो का मतलब सेम, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, हाथों की राइटिंग, यानी कि स्पेलिंग। तो जिसमें स्पेलिंग सेम हो और साउंड डिफरेंट हो एंड मीनिंग डिफरेंट हो, तो वो हमारा होमोग्राफ कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले कि लिखने में सेम रहे और साउंड भी डिफरेंट रहे एंड मीनिंग भी डिफरेंट रहे। तो ऐसा कोई वर्ड अगर हम देखें, इसमें हम लेंगे LIVE लीव, यहाँ भी LIVE लाइव। तो देखिए जब हम जब हम कहीं पे रहते हैं, अपना एड्रेस बता रहे, तो हम क्या कहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन यूपी, या फिर आई लिव इन इंडिया, या आई लिव इन वटेवर, ठीक है, जो भी हो, एनीथिंग। तो हम किसी भी एड्रेस के लिए जब अपना रहना बताते हैं, अपनी उपस्थिति बताते हैं, तो उसके लिए हम लीव का यूज करते हैं, LIVE लीव। लेकिन अगर हम लाइव आ रहे हैं, लाइव, सपोज मैं यहाँ पे लाइव आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो लाइव हो गया हमारा, क्या हो गया, लाइव करंट। तो उसमें हम LIVE, स्पेलिंग हमारा सेम होता है बट हमारा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गया और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ये हमारा होमोग्राफ कहलाता है, ओके। अब हम समझेंगे होमोनिम्स को, इतना आप समझ गए होगे होमोग्राफ। अब हम क्या समझेंगे, होमोनिम्स समझेंगे। चलिए देखिए हमने क्या देखा, होमोफोन्स में स्पेलिंग सेम था, होमोफोन्स में साउंड सेम था, बाकी चीज़ डिफरेंट। और होमोग्राफ में क्या था, स्पेलिंग सेम, बाकी चीज़ डिफरेंट। अब हम देखेंगे दो चीज़ सेम, एक चीज़ डिफरेंट। तो देखिए जो मीनिंग है ना, वो हमेशा सब में डिफरेंट ही होता है, तो मीनिंग तो डिफरेंट रहेगा। ये दोनों सेम रहेगा होमोनिम्स में, स्पेलिंग भी सेम और साउंड भी सेम। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग भी सेम रहे और साउंड भी सेम रहे। तो देखिए हम लेते हैं राइट, RIGHT राइट, और एक और राइट, RIGHT राइट। इन दोनों की स्पेलिंग सेम है ना, दोनों की स्पेलिंग सेम है, हम प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, यानी कि साउंड भी सेम है, राइट राइट, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। एक का मीनिंग हो गया अधिकार, ठीक है, एक का मतलब क्या हो गया, अधिकार, यानी कि मेरा राइट है, अधिकार। एक का मीनिंग हो गया अच्छा,
अब बताओ, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, होमोनिम्स। चलिए हमने समझ लिया होमोनिम्स, होमोग्राफ, होमोफोन्स क्या होता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार पीछे करके देखिए, और इसकी जब मैं सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँगी तो आप उस पर समझिएगा फिर। चलिए अब हम देखते हैं पैसेज। तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, कि पैसेज को रीड आउट करके आपको आंसर्स खुद से फाइंड आउट करके आंसर लिखने होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ। पैराग्राफ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि पैराग्राफ कैसे ऑर्गेनाइज करें, हाउ टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे आप, इंट्रो, फिर कंटेंट, बॉडी कंटेंट, देन लास्ट में कंक्लूजन पैराग्राफ का। कुछ पैराग्राफ में भी ना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे तो पहले उसका इंट्रो वाला पोर्शन लिखोगे, फिर उसका थोड़ा क्या लिखोगे, बॉडी कंटेंट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, एंडिंग वाला। ये होता है पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करना। बाकी और भी अच्छे समझने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, राइट अबाउट द कोहेन एंड कोहेरेंस। कोहेन एंड कोहेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज पैराग्राफ एंड टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप सभी ने इग्नोर किया और उस क्वेश्चन पे अपनी तैयारी करके नहीं गए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर बहुत पछताना होगा आप सभी को। इसलिए सभी क्वेश्चन पे अपनी तैयारी कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे बुक के निचोड़, ठीक है, पूरे बुक के निचोड़, यानी कि पूरा बुक में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये क्वेश्चंस मुझे फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि पूरे बुक को देखना पड़ता है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देखना होता है, उसके बाद सभी सैम्पल पेपर सभी चीज़ को देख रेख के तब मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए निकालती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग के टाइप्स आपके आएंगे। थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, देखिए मैं सभी के आंसर्स आपके लिए लेके आऊँगी, सभी के आंसर्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए ना मैंने, सबके आंसर्स मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, ओके, बिकॉज मैंने कितनी बार बोल दिया आप लोगों को कि अगर आप सभी को आंसर चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। क्या पता मैं यहाँ पे आंसर्स के साथ डाल दूँ, बट आप सभी देख के तभी ना पढ़ो तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आंसर्स मैं तभी डालूंगी जब आप सभी को नीड होगी, ओके। आंसर्स के लिए आप सभी कमेंट करके हमें बताएं। चलिए थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, ये आपको बता दूँ कि देखिए जो थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर जो होता है ना, यानी कि हमें किस तरीके से एज ए राइटर थिंकिंग क्रिटिकली कैसे करना चाहिए, यानी कि हमें क्रिटिकली थिंकिंग कैसे करना चाहिए, वो चीज़ में पूछा गया है। क्रिटिकली थिंकिंग, ओके, एज ए राइटर हमें करना है। उसके बाद क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। इसमें क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी क्या होता है। मान लो सपोज, देखिए मैं ये समझा देती हूँ, एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है एंड पैसिव वोकेबलरी क्या होता है। पहले देखते हैं हम वोकेबलरी। वोकेबलरी किसे कहते हैं, हम किसी वर्ड को बोलते हैं, यानी कि शब्द। हम हिंदी में शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, वर्ड्स, ठीक है। तो हम वर्ड को क्या बोलते हैं, वोकेबलरी बोलते हैं। लेकिन एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, पैसिव वोकेबलरी क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको कोई 10 वर्ड दिए, कितने वर्ड, 10 वर्ड दिए मैंने आपको। अब 10 वर्ड में से मैं आपको बोलूँगी, आप ये बताओ कि इन 10 वर्ड में से आप कितनों के बारे में अच्छे से जानते हैं और कितनों के बारे में नहीं जानते। आपने मुझे जवाब दिया कि मैम मुझे 6 वर्ड के बारे में अच्छे से पता है। तो मैंने पूछा क्या पता है, तो आप बोलोगे मैम इन 6 वर्ड को हम किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस तरीके से क्या मतलब होता है, ठीक है, और किस तरीके से स्पेलिंग लिखना होता है, सब चीज़ मुझे पता है। तो 6 वर्ड के बारे में मुझे अच्छे से पता है, और जो 4 वर्ड है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता मुझे। तो वो क्या हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो 6 वर्ड के बारे में आपको पता है ये आपका आ जाएगा एक्टिव वाले में, और ये जो 4 वर्ड है ये आ जाएगा पैसिव वाले में। तो देखिए एक्टिव वोकेबलरी और पैसिव वोकेबलरी हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, ओके। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें आप एक्टिव हो, पैसिव होता है जिसमें आप जो आपको नहीं पता जिसके बारे में। तो पैसिव वोकेबलरी वो होता है जो इंसान को नहीं पता और जिसके बारे में पता है। तो हाँ, जो टफ वर्ड होते हैं ना उसे हम बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी, और जो इजी वर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं पैसिव वोकेबलरी, ओके। नो 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 नो, जो टफ नहीं, जो इजी वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी, और जो टफ होता है उसे हम पैसिव वोकेबलरी। तो ये कंप्लीट हुआ। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्टोरेज स्किल्स। ये भी आपका स्टडी स्किल्स का ही पार्ट है, स्टोरेज स्किल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी सब स्किल्स आपका आ सकता है एग्जाम में, सभी पे कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। किसी भी डाउट के लिए
आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो 8750799872 पे कांटेक्ट करें किसी भी डाउट के लिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन सभी वीडियो के आंसर्स यानी कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसी को इस वीडियो की नीड हो, उन तक पहुंच सके। और वीडियो पे व्यू भी बढ़ना चाहिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके जल्द से जल्द। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्या पता मैं इसके आंसर्स की वीडियो लेके आऊँ और आपके पास ना पहुंचे, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।